तो ये ऑटो जनरेट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि शुरू में रैंडमली स्टार्ट में वेरी फर्स्ट जो है वो ऐसे रैंडम कोई सा भी वेट ले लेता है, लेकिन जब फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो है जब रिजल्ट उसके पास आते हैं, उसके बाद जब वो वेट सिलेक्ट करता है तो ये जो वेट सिलेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड और वेल डायरेक्टेड होती है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टाइम जब कहानी शुरू करता है वो अपनी, तो वो जो है रैंडम ले लेता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे मैं आपसे कहूँ यार, एक बिल्डिंग में एक बंदे को ढूंढना है, ठीक है। अब आपको नहीं मालूम वो बंदा कहाँ पर है, तो आप बहुत सारे रूम है लाइन से, तो इट्स योर चॉइस नाउ कि भाई रैंडमली आप कोई सा भी रूम जो है वो पहले गेट ओपन करके देख ले इसमें है या नहीं है रूम। तो पहले बार ही जो है वो रैंडम काम शुरू होता है। इसी तरह वेट भी जो है वो रैंडमली इनिशियली जो है वो क्या हो जाते हैं, इनिशिएट होते हैं। उसके बाद जो डब्ल्यू और बी की वैल्यू होती है वो नहायत ही कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं और डायरेक्टेड वैल्यूज होती हैं, जो हर दफा उसे अपने टारगेट के करीब ले जा रही होती है। तो ये जो प्रोसेस चलता है कि वेट आया, अगली लेयर में गया, वहां उसके वेट आए, उसका प्रिडिक्शन आई, प्रिडिक्शन आने के बाद हमने अगली फिगर में देखा कि भाई लॉस फंक्शन जो है वो आपकी असल वैल्यू से उस प्रिडिक्टेड वैल्यू को मैच करता है। असल वैल्यू आपकी 57 थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू 50 आ गई है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7 यूनिट, 7 यूनिट। तो ये काम जो होता है वो किसका होता है, ये काम लॉस फंक्शन का होता है। ये लॉस फंक्शन जो है वो कर लेता है। अच्छा, ये सब क्योंकि अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, इसको फॉरवर्ड पास कहते हैं। फॉरवर्ड पास कहते हैं कि अभी लेयर में स्टार्ट लेयर 1 से लेके गोइंग फॉरवर्ड टू लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड सो ऑन, ये फॉरवर्ड पास है। अब लॉस फंक्शन ने लॉस स्कोर जनरेट कर लिया है, ठीक है। ये लॉस स्कोर ज्यादा है या कम है, जो भी ये वैल्यू है, ये वैल्यू पास होती है किसको, ऑप्टिमाइजर को। एक ऑप्टिमाइजर फंक्शन होता है, ये ऑप्टिमाइजर फंक्शन इज द बैकबोन, ठीक है। द टफेस्ट जॉब ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज दिस बिलोंग्स टू दिस ऑप्टिमाइजर फंक्शन। ये क्या करता है, ये जो सारे वेट जनरेट होते हैं इनको रिवर्स डायरेक्शन, द वेट जनरेटेड द मोस्ट लास्ट विल बी अपडेटेड फर्स्ट। तो सबसे आखिर में जो वेट जनरेट हुए हैं उनको वो चेंज करता है, स्लाइटली चेंज करता है, ठीक है। कैलकुलेटेड बुनियादों पर स्लाइटली चेंज करता है, और फिर ये ऑनवर्ड ऊपर की जानिब लेयर्स में जो है वो सारे वेट्स जो है चेंज होना शुरू होते हैं। इस जो प्रोसेस को, जो लॉस स्कोर को लेके ऑप्टिमाइजर जो है रिवर्स डायरेक्शन में वेट को एडजस्ट कर रहा है, यही प्रोसेस जो है वो बैक प्रोपगेशन कहलाता है, या ये एल्गोरिदम जो है वो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम कहलाता है। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि द फंडामेंटल ट्रिक इन द डीप लर्निंग इज टू यूज दिस स्कोर एज अ फीडबैक सिग्नल। ये जो स्कोर आया इसको यूज करे एज अ फीडबैक सिग्नल कि भाई अच्छा स्कोर है, बुरा स्कोर है, तुम्हें क्या करना है, टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ द वेट्स अ लिटिल, ताकि वेट्स की वैल्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए। ये जो वर्ड लिटिल यूज किया है इसकी भी बड़ी कहानी है, ये ऐसे ही मुहावरतन यूज नहीं कर लिया। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस के लिटिल, ये हम अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा लिटिल क्यों इस्तेमाल किया है। इन अ डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, थोड़ा थोड़ा और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो वेट की डायरेक्शन और दूसरा वेट का मैग्नीट्यूड, यानी इसको लिटिल, बिग और मीडियम, और डायरेक्शन जो है उसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट विल लोअर द लॉस स्कोर। ये फीडबैक सिग्नल की वजह से क्या होंगे भाई, वेट्स जो हैं वो थोड़े बहुत एडजस्ट होंगे किसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से लॉस स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। दिस एडजस्टमेंट ऑफ द जॉब इज दिस ऑप्टिमाइजर। ये एडजस्टमेंट काम जो है ये ऑप्टिमाइजर का है। विच इम्प्लीमेंट व्हाट्स कॉल्ड बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। जो ऑप्टिमाइजर जो है उसने अपने पीछे जो है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम लगाया हुआ होगा। अच्छा, ऑप्टिमाइजर
फंक्शन बहुत सारे किस्म के हैं, ठीक है, बहुत सारे किस्म के ऑप्टिमाइजर फंक्शन है, लेकिन हर एक जो है वो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की ही बेसिस पे काम कर रहा है। थोड़ी बहुत एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जो है वो तरीकेकार डिफरेंट है, लेकिन बेस जो है वो बैक प्रोपगेशन का है। बैक प्रोपगेशन के बारे में क्या कह रहे हैं? द सेंट्रल एल्गोरिथम इन द डीप लर्निंग, यही वो सेंट्रल एल्गोरिथम है डीप लर्निंग में, ठीक है। तो आगे बताते हैं कि बैक प्रोपगेशन जो है वो कैसे काम होगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। देखो यहाँ पे इन बात करें, इनिशियली शुरू में द वेट्स ऑफ द नेटवर्क आर असाइंड रैंडम वैल्यूज, सो द नेटवर्क मेयरली इम्प्लीमेंट द सीरीज ऑफ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो उसने रैंडम वेट्स अप्लाई किए हैं, तो जाहिर हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो डाटा की हो रही है, यानी डाटा की जो लर्निंग हो रही है, वो भी अच्छी ना हो, क्योंकि रैंडम वेट्स हैं वेल डायरेक्टेड। इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है कि जो रैंडम ही अप्लाई किया गया वही बहुत अच्छा वेट हो जाए, मैच कर जाए। नेचुरली इट्स आउटपुट इज फार फ्रॉम व्हाट इट शुड आइडियली बी, तो नेचुरली जो है वो उसका आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, एंड द लॉस स्कोर जो है वो शुरू में क्या होगा, हाई होगा। लेकिन बट विद द एवरी एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क प्रोसेस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसे और डाटा देते रहेंगे, द वेट्स आर एडजस्टेड अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन। देखो यहाँ भी वही बात करें, वेट्स आर एडजस्टेड अ लिटिल इन अ करेक्ट डायरेक्शन एंड द लॉस स्कोर डिक्रीजेस, जरा लॉस स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द ट्रेनिंग लूप, और ये ट्रेनिंग लूप है which repeated sufficient number of times, typically tens of iterations over thousands of examples, के हजारों एग्जाम्पल हो, उन्हें 1000 का डाटा हो, तो 10 दफा उस डाटा को आइटरेट किया जाएगा, ठीक है। यील्ड इससे क्या होता है? वेट वैल्यूज दैट मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। A network with minimal loss is one for which the output are as close as they can be to the target, the trend network. मिनिमल लॉस का जो नेटवर्क होगा वो ज़ाहिर वही होगा जो अपने टारगेट के करीब होगा, उसी को हम ट्रेंड नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा कहानी थी, मैंने कहा था ये थ्योरेटिकली काफ़ी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, इसको आप जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। हमने जो है वो ये कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यहाँ पर बताए हुए हैं, सिखाए हुए नहीं, जस्ट लिटिल बिट डिस्कशन है उनका, तो इसको आप देख लीजिएगा। हम जो है वो आगे चलेंगे, चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ हमें एग्जाम्पल भी करने को मिलेंगे और चीज़ें सीखने और समझने के लिए जो है वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन द मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, यहाँ इन्होंने नाम तो दिया है मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, लेकिन ट्रूली इन्होंने 0% भी जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है इसको समझाने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैथमेटिक्स को दूर ही रखा है, वो भी शायद इसलिए कि हर किस्म का बंदा जो है उसको समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? पहली एग्जाम्पल होगी हमारे न्यूरल नेटवर्क की। टेंसर क्या होते हैं, टेंसर की ऑपरेशंस क्या है, न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करता है, बैक प्रोपगेशन कैसे काम करता है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ डिस्कस होंगी। तो अभी हमारे पास जो सबसे पहला काम है, फर्स्ट लुक एट न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क का हम पहली एग्जाम्पल करने जाएंगे और साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी। आप लोग कोशिश करें कि उसको नोटबुक में नोट भी करते रहें, इजाफी बातें हों कुछ तो उसको आप जो है वो नोट भी करते रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल। ये क्या कहते हैं भाई कि अब हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है न्यूरल नेटवर्क की दैट यूजेस पाइथन लाइब्रेरी केरस। अच्छा, केरस अब जो है वो टेंसर फ्लो का ही पार्ट बनी हुई है, और आप जो है
वो टेंसर फ्लो इंस्टॉल करेंगे तो केरस अब उसके साथ ही एम्बेड है। पहले केरस अलग थी, टेंसर फ्लो अलग थी। नाउ केरस इज आल्सो पार्ट ऑफ टेंसर फ्लो। था वो टेंसर फ्लो का ही, केरस जो है रैपर था टेंसर फ्लो का। अच्छा, क्या करेंगे इसके अंदर? टू लर्न टू क्लासिफाई हैंड रिटन डिजिट। हम इसमें सीखेंगे कि हैंड रिटन डिजिट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, क्लासिफाई करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? क्लासिफाई कर क्या चीज होती है? ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि क्लासिफाई करना किसे कहते हैं। ठीक है, आप में से किसी को पता है कि भाई क्लास और क्लासिफाई जो है ना वो क्या चीज होती है? हाँ जी, एनीबडी? कोई है जो बता सके भाई? सर क्लास वो कैटेगरी और क्लासिफाई वो प्रोसेस है जिसके थ्रू उस कैटेगरी में डाला जा सकता है या उस क्लास में डाला जा सकता है। हाँ, अब जैसे मेरे पास जो है ना, ये मैंने एक और यूं समझ लें कि ये मेरे पास जो है बहुत सारा जो है वो डेटा है। ठीक है, अच्छा, उसमें मेरे पास बहुत सारे नंबर गिवन है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए कर रहा हूँ थोड़ी सी ये आसान प्रैक्टिस, सो दैट कि उनको भी बात समझ में आ जाए जिनको नहीं पता कि हम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को जो है ना वो समझ सकें। अच्छा, ये मैंने क्या कर लिया है, ये मैंने जो है, मेरे पास बहुत सारे जो है नंबर्स हैं डेटा की फॉर्म में। ठीक है, अब ये बहुत सारे नंबर हैं, इनमें से मैं कोई सा भी नंबर जो है वो पिक करूं तो वो किसी ना किसी एक इधर से इससे मैच करेगा। यानी बहुत सारा डेटा है, वो वन है तो वो वन से बिलोंग करेगा, ज़रा वन से मैच करेगा। टू है तो वो टू से मैच करेगा। ठीक है, दोबारा वन है तो फिर वो वन से ही मैच करेगा। अच्छा, ये जो मैचिंग है ना, इसको मैं कह रहा हूँ मैपिंग। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जितना भी डेटा है वो इन क्लासेस से बिलोंग करता है। ये उसकी क्या हो गई? क्लास हो गई। अब मैंने आपको डाटा दिया हुआ, मैंने कहा अभी ये जो है ना बॉक्सेस बने हुए हैं 0 1 2 3 के, तो जो जिस क्लास से मैच कर रहा है उसको उस बॉक्स में डाल दिया जाए। तो क्योंकि मेरे पास जो वैरायटी ऑफ डाटा है उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, वो कैटेगरीज जो है वो 0 और 9 तक हैं। यानी उनमें जो भी नंबर होगा वो 0 से लेके 9 तक का होगा, यानी वो इन क्लास में से किसी उसमें लाई कर रहा होगा। अच्छा, हम अब ये क्योंकि ये डिजिटल डिजिट है, डिजिटल डिजिट होने की वजह से जितने भी मैं नंबर लिख रहा हूँ और उसको अगर रिपीट कर रहा हूँ तो वो नंबर हू बहू एज इट इज सेम जो है वो वैसा ही है, हर दफा वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम के अंदर हमारा जो डेटा है वो क्लासिफाई करना है मुझे हैंड रिटन डिजिट। यानी 0 से लेके 9 तक क्लास होंगी उनकी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ क्लास बनाने की कोशिश की है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
ऐसे ही होंगी, लेकिन वो नंबर जो है वो नंबर वो इस तरह डिजिटल प्रिंटेड नहीं, वो ह्यूमन वो डेटा जो तैयार किया हुआ है वो इस तरह तैयार किया हुआ है कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि भाई आप ये लें 1 लिखें, तो आपको पता है हर एक, किसी ने 1 यू लिखा, किसी ने 1 यू लिखा, किसी ने 1 यू लिखा, किसी ने ऐसे लिख दिया, किसी का थोड़ा सा यूं हो गया, मुख्तलिफ तरह से जो है 1 लिखा हुआ आ गया। फिर किसी ने 2 यूं लिखा, किसी ने 2 यूं लिखा, किसी ने 2 यूं लिखा, ठीक है, किसी ने बिल्कुल यूं लिखा। तो वैरायटी बहुत है हर डेटा जो हैंड रिटन लिखने की वजह से। क्या अच्छा, जितनी डेटा में वैरायटी होगी मशीन लर्निंग में, याद रखें, उतना ही बेहतरीन लर्निंग होगी, क्योंकि आइंदा जब आपका जो मॉडल है वो डिप्लॉय होगा या आपकी प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय होगी, तो उसके पास इनपुट जो है ना, कोई मेरे जैसा 2 लिखने वाला आ गया, उसने यूं यूं करके लिख दिया। तो मॉडल के अंदर वैरायटी की वजह से जो है मॉडल को इतनी समझबूझ होना चाहिए कि यार ये किस कैटेगरी में लाए करना है, इसको कहाँ ले जाना है। इस वजह से हमारी वाली एग्जाम्पल के अंदर 0 to 9 तक के 60,000 डिजिट्स हैं, यानी इसमें पता नहीं कितनी बार 1 होगा, पता नहीं कितनी बार 2 होगा। हर क्लास के जो है ना हजारों एग्जाम्पल्स होंगी लिखी हुई, हजारों एग्जाम्पल्स होंगी। वो हजारों एग्जाम्पल इसलिए कि वैरायटी हो जाए, ठीक है, ताकि वो उसको सीख सकें। तो अब क्या है कि लर्न टू क्लासीफाई हैंड रिटन डिजिट। हैंड रिटन डिजिट का डेटा क्यों लिया हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि डिजिटल डिजिट तो सारे एक जैसे ही होते हैं, और अगर हमने उस पर ट्रेनिंग कर दी तो फिर उसको दूसरी किस्म की, दूसरे लोगों की राइटिंग के बारे में सही अंदाजा नहीं होगा। वो डिजिटल वाले को तो सही कह देगा ये 1 है, लेकिन अगर किसी ने टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया तो इट्स गोना फेल, कि भाई ये उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा या गलत आइडेंटिफाई कर लेगा। अच्छा जी, अब क्या है, अभी टाइम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर इज टू क्लासिफाई ग्रे स्केल इमेजेस ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स 28 by 28 पिक्सल इनटू देयर 10 कैटेगरीज 0 to 9। क्या अभी ग्रे स्केल इमेजेस है, अब ग्रे स्केल को समझ लें, ग्रे स्केल इमेज क्या होती, ठीक है। अगर आप ग्रे स्केल इमेज यहाँ सर्च करने जाएं, ठीक है, तो आपको वो ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो नजर आएगी। लग गया मेरे पास, जस्ट लाइक दिस, इसमें कलर्स नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो इमेज है जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, और जहाँ डिजिट जहाँ नजर आ रहा है वो वाइट। मैं अगर उसको भी दिखा दूँ, एमनिस्ट, शायद मिल जाए इमेज हमें। तो किस तरह की इमेजेस हैं, इस तरह की, ये हैंड रिटन है, ब्लैक इनका बैकग्राउंड है और वाइट से जो है ना वो इमेज की। अब ये देखें, 2 लिखा हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है, 3 मुख्तलिफ अंदाज में, इज टू क्रिएट द वैरायटी इन अवर डाटा सेट, ठीक है। तो ये तो सार एक जगह ही है, इस तरह एक एक इमेज जो है वो अलग अलग है। अब ये भी किसी ने पता नहीं 3 लिखा है, 7 लिखा है, बहरहाल। तो होपफुली ये वाली बात समझ में आई होगी कि भाई ग्रे स्केल इमेज हैंड रिटन डिजिट्स हैं 28 by 28, उनका साइज है 10 कैटेगरीज 0 to 9। वी विल यूज एमनिस डाटा सेट, क्लासिक मशीन लर्निंग कम्युनिटी। ये समझ क्लासिक डाटा सेट है मशीन लर्निंग में, जो जो भी लोग कदम रखते हैं तो पहला प्रॉब्लम यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है
ये 70,000 इमेजेस हैं, 70,000, जिसमें से हम 60,000 डेटा पर जो है वो ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट को टेस्ट करेंगे 10,000 इमेजेस के ऊपर, ठीक है। और निस्ट जो निस्ट इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस डाटा सेट को तैयार किया था, ठीक है। ये आपके पास इन मशीन लर्निंग अ कैटेगरी इन ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ क्लास। जो कैटेगरी है जिससे बिलोंग करेगा डाटा वो क्लास कहलाएगा। डाटा जो है उधर सैंपल्स कहलाएंगे और जिस क्लास से वो डाटा बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, वो उसका लेबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन बातें ज्यादा रिपीट होंगी, लेबल, सैंपल और क्लास, ठीक है। जो क्लास का नाम है बेसिकली वो लेबल है, वरना लेबल और क्लास में आप कंफ्यूज होंगे कि दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन जो क्लास का नाम है वही उसका लेबल। अच्छा, हो क्या रहा है, डाटा सेट हमें कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, जब आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर लेंगे। अगर इंस्टॉल नहीं किया है, आपने सिंपली जो है अपनी कमांड लाइन खोल के सिर्फ इंस्टॉल टेंसरफ्लो जो है वो लिखना है। वो टेंसरफ्लो जो है इंटरनेट कनेक्टेड हो, इंस्टॉल टेंसरफ्लो आप करेंगे तो ये इंस्टॉल आपके पास हो जाएगा। अगर कोई एरर आ रहा हो तो थोड़ा सा टेंसरफ्लो की साइट पे जाके कमांड्स वगैरह देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट वगैरह बनाना है अगर आप चाह रहे हो तो, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आई सजेस्ट कि आप जो है वो गूगल कोलैब को जो है वो इस्तेमाल करें, वहाँ आपको इंस्टॉलेशन की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अच्छा वही कोड है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पहले वहाँ से समझाऊंगा क्या क्या काम हो रहा है। लोडिंग एमनेस डेटा सेट इन केरास या इन टेंसरफ्लो, तो ये आपके पास है। फ्रॉम टेंसरफ्लो.keras डेटा सेट इंपोर्ट एमनेस, ये आपके पास टेक्स्ट जो है वो डाटा सेट जो है वो आता है। तो आप सेल चला देंगे तो ये लोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या किया हमने, टेंसरफ्लो.keras डेटा सेट से गए और हमने इंपोर्ट कर लिया एमनेस का डेटा सेट। तो यहाँ ये फैशन एमनेस का डाटा सेट है, इस पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको रोक दिया है। और उसके बाद जब डाटा सेट लोड कर लिया आपने, इंपोर्ट कर लिया, अब उसको लोड करना है। एमनेस डॉट लोड डाटा का फंक्शन आप चलाएंगे। तो ये क्योंकि तैयार डाटा सेट है, ये इमेजेस बेसिकली बिल्कुल रेडी फॉर्म में है। रेडी फॉर्म कौन सी होगी, यानी इमेजेस जो है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है नमपाई एरे में, टेंसर की फॉर्म में कन्वर्टेड इमेजेस है। यानी अगर आप इस इमेज के डाटा को स्लाइस करके कोई एक इमेज इंडेक्स करके उठाएंगे तो यू विल फाइंड नंबर, इमेज नहीं आएगी आपके पास,
नंबर्स आएंगे। तो जब लोड करेंगे आपके पास तो ये आपको 2 टपल रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न 2 टपल्स, एक आपका ट्रेनिंग टपल है और एक आपका टेस्टिंग टपल है। ट्रेनिंग टपल में ट्रेन इमेजेस हैं और साथ साथ उनके लेबल्स भी हैं। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम जब ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में, तो क्या होता है हमें डेटा के साथ साथ उनके आंसर भी पहले देने पड़ते हैं ताकि उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो सके और वो मैपिंग करना सीख सके। फिर हम जिस पे टेस्ट करेंगे इमेजेस पे और टेस्ट लेबल्स जो हैं वो हमने यहाँ से जब लोड किया तो डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब मैं ये लाइन यहाँ पर जो है वो चला देता हूँ। ये हमारे पास फैशन एमनेस्टी लाइन लिखी हुई है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एमनेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने स्पेल रन के डाटा डाउनलोड हो रहा है, सारी चीजें ठीक है, डाउनलोड हो गया। आपका डाटा जो है वो नोटबुक के अंदर आपके पास मौजूद है। क्या क्या चीजें हैं कि वही ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेबल बता दिया मैंने, टेस्ट सेट टेस्ट इमेजेस टेस्ट लेबल क्या है। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि जब हम ट्रेन इमेजेस डॉट शेप करेंगे, किसको करेंगे भी, ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमें बता रहा है कि वी हैव अ 3 डायमेंशनल एरे। सब लोगों को नंपाई याद होगा, ये इस टपल के अंदर 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो बेसिकली इट्स अ 3 डायमेंशनल नमपाई एरे। ठीक है, 3 डायमेंशनल में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो 60 पहली वाली होती है ये डेप्थ होती है और जो दूसरी वाली है ये रॉ एंड कॉलम होता है। ठीक है, ये 60,000 इमेजेस आपकी आ गई हैं ट्रेन इमेजेस के अंदर और इसका ये शेप आ रहा है। मैं आपको दिखा भी दूं कि ये फिजिकली ये टेंसर कैसे बना हुआ होगा, जरा समझिएगा। ये लाइक ये हमारे पास वी हैव एन इमेज ऑफ साइज 28 by 28 by 28, ये हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, और जब ये एक इमेज है भाई तो इसका जो साइज है वो 28 by 20, यानी नंबर ऑफ रॉस 28 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है वो 28 है। मैंने जरा रेक्टेंगल बना दी, स्क्वायर बनना चाहिए। अच्छा, अब ये 3 डायमेंशन में कैसे होगा, ये 3 डायमेंशन में ये भाई बिल्कुल जो है वो यूं काम करेगा, यानी एक दूसरी इमेज इसके पीछे होगी। ठीक है, अब जब ये दूसरी इमेज लग गई, नाउ वी कैन से कि अब इसका जो डायमेंशन है, अब इसमें z एक्सिस भी आ गया है। नाउ इसकी डायमेंशन 2 हो गई, 28, 28। अब ये शेप बन गई। अब ये 2 इसकी डेप्थ हो गई और 28 by 28 जो है ना रॉड। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर और लगाते जाएं, हम काम करते जाएं इसके साथ साथ और मुख्तलिफ जो है लगाते जाएं एक के पीछे एक, तो हम देख रहे हैं स्टैक बनता जा रहा है। और जब स्टैक बन रहा है तो जाहिर है इसकी एक डायमेंशन में जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। तो दिस इज नाउ, ये आपके पास रॉ हो गई, ये आपके कॉलम्स हो गए, ये आपके पास रॉज हो गई और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये हमारे पास z एक्सेस हो गया, यानी 3rd डायमेंशन हो गई। तो ये इस तरह एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ये कितनी पहुंच जाएंगी, ये पहुंच जाएंगी आपके पास 60,000, 28, 28। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस जो है वो टेंसर की फॉर्म में यूं आपके पास आ रही हैं, जो ये शेप आ रही है। इसी तरह जब उसके लेबल्स चेक करेंगे तो सारे इमेजेस 60,000 है, तो भाई हर एक के साथ एक लेबल भी होगा, तो उसके लेबल्स भी जो है वो 60,000 होंगे। डायमेंशन 3 आ रही है,
numpy एरे है, उसके लेबल्स ये हैं कि पहली जो इमेज है वो 5 उसका लेबल है, दूसरी जो इमेज है उसका लेबल 0 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 60,000 लेबल्स भी साथ जो है हमारे आए हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रेन इमेजेस की शेप वगैरह चेक कर ली, वी कैन आल्सो टेस्ट इमेजेस की शेप चेक करो, उसमें 10,000 है तो 10,000 28,28 तो 10,000 टेस्ट लेबल्स निकाले तो पहली इमेज 7 एंड सो ऑन, 10,000 जो है आपके पास टेस्ट डेटा भी होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डाटा हमारे जिस फॉर्म में आया वो हमने चेक किया। अगर आप क्या कोई काम करना चाहे कि भाई ये तो सारी 60,000 एक साथ देख रहा हूँ, तो आपको नमपाई आपने पढ़ा हुआ है, आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि भाई ट्रेन इमेजेस का आपके पास जो एरे है उसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं, कोई पहली इमेज उठा सकते हैं। मैंने कहा अभी 0 उठा के दो मुझे, क्या है उसमें, देखो ये आ रहा है, ये 0 इमेज है और ये पूरी इमेज ही है लेकिन ये उसके पिक्सल की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है ना, तो क्या पिक्सल की वैल्यूज को देख के मैं गैस कर सकता हूँ कि भाई ये क्या इमेज क्या होगा, ये क्या डिजिट बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा पिक्सल वैल्यूज में आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिक्सल की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 होती है। तो जहां आपके पास 0 है, ठीक है, वो कौन सा कलर होता है, और जहां आपका मैक्सिमम वैल्यू है 255 वो कौन सा कलर होता है, अभी किसी को पता है? सर 0 पे तो आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट? जी 0 सर। पे आपके पास व्हाइट होता है? नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ शायद मैं, कोई मुझे सही करे। 0 पे व्हाइट होता है और 255 में ब्लैक होता है, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ? चेक कर लेता हूँ मैं। RGB कलर पिकर, हमें हमेशा भूल जाता हूँ यार, ये पता नहीं क्या। सर 0 ब्लैक है और 255 0, वाइट है। हाँ 0 ब्लैक है, यानी व्हेन देयर इज नो कलर इट्स ब्लैक, और जब सारे कलर मैक्सिमम पे आ जाए तो इट्स वाइट। चले ठीक है, तो जहां जहां ये 0 0 आ रहा है इसका मतलब ये पोर्शन जो है वो ब्लैक है, और जहां जहां ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं इसका मतलब यहाँ कोई कॉम्बिनेशन जो है बन रहा है। अच्छा कीप इन माइंड कि भाई हमारे पास जो इमेज है वो ग्रे स्केल में है ना, जो हमने शुरू में देखा था कि भाई ये, तो इसके अंदर ज्यादा पोर्शन जो है वो ब्लैक होगा, इसका मतलब ज्यादा पोर्शन जो है वो क्या होगा, आपका 0 होगा। इस वजह से हमारे पास जब मैं डाटा को व्यू कर रहा हूँ तो बहुत सारे 0 0 0 0 नजर आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं कहीं नंबर नजर आ रहे हैं, तो नंबर उसी जगह पे नजर आ रहे होंगे जिस जगह पे वाइट चल रहा होगा। ठीक है, जिस जगह पे ये वाइट से चल रहा है उसी जगह नंबर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक, चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास जो है मैंने 0 उठाया तो ये मुझे नजर आया, और मैं इसका लेबल से भी 0 उठाऊं तो मुझे वहां नजर आया था कि 5 है, उसने खुद ही बताया था। और ये चले मैं फिर भी यहाँ उठाने की इसको देखता हूँ कि ये कौन सा नंबर है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जितने भी हमने नमपाई वगैरह की जो पढ़ा था वो सब इस्तेमाल होगा खास तौर पे इन चीज़ों के अंदर। ट्रेन लेबल्स में से मैं कहूँ 0 लेबल किसका है भाई, तो इट्स अ 5। तो ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं पिक्सल, या इनमें 5 बन रहा होगा। ठीक है, इनमें 5 बन रहा होगा। चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी सर बता रहा है, यस। ये एक्सप्लेन करिएगा, ये जो डिजिट्स आ रहे हैं, ये रोज हैं, ये इमेज को ब्रेक डाउन, आई एम श्योर इमेज की वैल्यूज हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ब्लैक और वाइट,
लेकिन ये वाइट्स जो आ रहे हैं नॉर्मली मैं देख रहा हूँ वो पहली वैल्यूज आ रही हैं हर लिस्ट के अंदर। तो ये किस तरीके से इसको आप स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि अगर पहली मैं वैल्यू आ रही है तो वो आपकी ये तो वाली कॉर्नर बात होना नहीं चाहिए। आपकी मैं ये वाली बात नहीं समझाऊं कि जो व्हाइट आ रहे हैं पहली वैल्यू आ रही है, ये क्या चीज कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं नीचे है नीचे ये जिसमें वाले नहीं, इसमें तो सारे ब्लैक्स हैं ना, वाइट तो है ही नहीं इसमें कहीं पे, या वाइट या ग्रे। ये आ गए। हाँ जी। तो हाँ, ये इसको मैं कोरिलेट करना चाह रहा हूँ कि ये पोर्शन अगर मैं देखना चाहूँ कि पिक्चर का एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन है, आ तो जाए, वो मैं इधर कैसे चेक आए, कर सकता इधर आए, इधर। देखिए ये हूँ? जो जी है ना, ये इमेज को बड़ा करके दिखाया ना, ये इमेज है, ठीक जी है। एक चीज होती है एज। एज जो है ना, एज वो जगह होती है, किनारा इमेज के अंदर वो जगह होती है जहां पर पिक्सल की वैल्यू शिफ्ट हो रही होती है एक कलर से दूसरे कलर में। जस्ट लाइक ये जो 7 आपको नजर आ रहा है, जो मेरा कर्सर घूम रहा है, देख रहे हैं? ये कुछ ग्रे आ रहा है, कुछ डार्क आ रहा है, कुछ हल्का व्हाइट आ रहा है। अगर आप कहेंगे यार पूरी व्हाइट होती और ये कॉम्बिनेशन ना होता तो सारे 256 होते ना, ये 172 हो गया, इसका मतलब ये डार्क से थोड़ा कम हो गया, ये बिल्कुल ही कम हो गया, तो ये लाइट ब्लैक हो गया, यानी ग्रे शेड का हो गया। तो अब मामला क्या है कि ये जो एजेस होते हैं, यानी सेंटर में, जैसे ये अगर व्हाइट है तो इसके सेंटर में तो ठीक है, एकदम शार्प व्हाइट चल रहा है, लेकिन जो एजेस हैं जहाँ पर कलर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ एजेस पे कलर्स के अंदर जो है ना कम ज्यादा का फ्लक्चुएशन जो है वो आ रहा होगा। इसीलिए मुझे सिर्फ 0 और 255 नहीं मिल रहा अपनी इमेज के अंदर, जरा समझिएगा इसको। वरना हमने तो कहा है कि हमारी इमेज जो है वो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो क्या होना चाहिए था फिर हमें? लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हमने क्या किया, एक्चुअली हमारी इमेज क्या है, ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल में जो है ना वो ग्रे के शेड्स भी चल रहे हैं सारे, डार्क ग्रे, यानी पूरा ब्लैक भी मिलेगा आपको, सारी चीजें। इस वजह से यहाँ हमारे पास क्या है, वैल्यूज में शिफ्ट आ रहा है। अगर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता, नहीं जेट ब्लैक एंड शार्प व्हाइट, तो फिर आपको अपनी इस डेटा के अंदर 0 ही मिलता और 255 ही मिलता। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जी ये सर, इस वजह। हाँ समझ तो आ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो जी। पोर्शन आपने हाईलाइट किया हुआ है, अगर हाँ, इसको मैं मैप करना चाह रहा हूँ कि ये 7 डिजिट जो है उसके किस पोर्शन को शो कर रहा है, तो वो अगर आप बता सकते हैं कि यार ये वैल्यू जो है ना ये इमेज के इस पोर्शन को शो कर रही है। अच्छा, अभी मैं इसके अंदर जो है ना आपको जो है फैशन एमनिस्ट की जो एग्जाम्पल कराऊंगा ना, वो जब आप एग्जाम्पल उसको अगर हम एरे के अंदर भी देखेंगे ना, तो आपको जूता बना बना नजर आएगा। ठीक है ना, कि वो नंबर जहां जहां आ रहे हैं ना, उसको अगर थोड़ा सा पीछे होकर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये बिल्कुल आप पहले से बता देंगे कि इस इमेज में लेबल देखे बगैर कि ये जो है ना शेप जो है वो शर्ट है, जूते की है, या पर्स की है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि इसको भी छोटा करूं, शायद सामने से जो है कोई क्लू मिले मुझे कि 5 बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने 5 कहा है उसको, तो होता तो है, बहुत ज्यादा हो गया। जिस 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 एरिया पे जो है ना वो 0 चल रहा है, वो 5 जो है है, आएगी वो बात। तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये भाई ये वाला जो है ना ये कौन सा एरिया है। बहरहाल ये क्योंकि ये पहली, इस पूरे पोर्शन के अंदर ये पहली लाइन है जिसपे नंबर्स आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि भाई ये 5 के अंदर जो है ना वो ये वाला पोर्शन होगा जो 5 की लाइन चली। लेकिन माइट भी कि उस 5 की शेप जरा चेंज हो, किसी ढंग के आदमी ने बनाया हो तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही हो। अभी इस 5 के अंदर थोड़ा क्रॉस बना हुआ है, इस तरह का है, तो ये सीन हो सकता है। ये 5, ये ऊपर वाली ये लाइन होगी, क्योंकि ऊपर तो पीछे ब्लैक ही ब्लैक है। ब्लैक के बाद जैसे ही नंबर्स आए वो ये पहली लाइन तो मुझे यही वाली होगी, 18 18 18, जिसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं देख, कि यार ये अगर लगता है कि ये अगर इधर होगा। अगर वो
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम मार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें कंप्यूटर विजन में ज़रा महारत चाहिए होगी, ओपन सीवी के अंदर थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होगी। हम वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये वाला कोड कौन सा पोर्शन है और इसमें कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, कलर डिटेक्टर वगैरह आते हैं, या इमेज रिफॉर्मेशन है, या इमेज रीजनरेशन के कॉन्सेप्ट हैं, यानी ओल्ड इमेज को दोबारा ज़रा रेक्टिफाई करना है, रिपेयर करना है, इमेज रिपेयरिंग है, वो सारा काम जो है ना इन्हीं पिक्सल्स के ऊपर चल रहा होता है। तो उसमें थोड़ी ओपन सीवी में ज़रा एक्सपर्टीज चाहिए होगी, हो सकता है वो। अभी हम अपने अंदाजे से कह सकते हैं कि यार ये वो 5 का एज है, जो डंडा बनाते हैं हम 5 का, ये वो जगह है, क्योंकि इससे ऊपर तो सारा ब्लैक है। अच्छा जी, तो ये अभी हमने क्या देखा, डाटा हमने लोड किया और डाटा को शेप को चेक किया और लेबल को हमने देखा कि हमारा डाटा किस फॉर्म में है। लेकिन रियल लाइफ में आपको यूं तो नहीं मिलेगा, ये रियल लाइफ में तो आपको इमेजेस ही मिलेंगी। तो उन इमेजेस को आपने कन्वर्ट करना आना चाहिए इसके अंदर, नमपाई के अंदर। मैंने नमपाई की क्लास के अंदर करवाया भी था और लिंक्स भी दिए थे अपनी नोटबुक के अंदर कि यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, कि आप इमेज को कैसे नमपाई एरे में कन्वर्ट करते हैं, और अगर नमपाई एरे में है तो उसको वापस इमेज जो है वो प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, मैट प्लॉट लिख के जरिए प्लॉट करेंगे, यहाँ पे भी एक प्लॉट आ जाएगा। अच्छा, अब सीन क्या है, अब हमें अपना न्यूरल नेटवर्क जो है उसको फॉर्म करना है। ठीक है सर मेरा एक सवाल था। हम्म, सर जहाँ पे आपने अभी डाटा लोड कराया है इंपोर्ट करके, सर अगर हमारा जो डाटा फॉर्मेट है वो अलग फॉर्मेट का है, जैसे आई थिंक आपने जिप फाइल जो है वो लोड कराई थी डाटा सेट में ऊपर, लेकिन अगर मेरा डाटा किसी और फॉर्मेट में आपने EDF में है या दोबारा बोलिए, CSV में। हेलो, आपका डाटा अलग format में है, जी जी लेकिन इमेजेस की सूरत में तो वो इमेजेस ही होंगी ना। जी, इमेजेस तो होंगे, लेकिन अगर डाटा फॉर्मेट चेंज हो जाए तो इससे इश्यू तो नहीं होता? कोई मिसाल देके समझाएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अगर इमेजेस की डाटा की बात कर रहे हैं या न्यूमेरिक डाटा की बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही लोड कर लेते हैं CSV से और उससे एक्सेल से। सही है, सही, मतलब कहीं पे स्पेसिफाई तो नहीं करना होता कि भाई हम लोग ये वाला फॉर्मेट अपलोड कराएंगे। स्पेसिफाई नहीं, देखिए डाटा तो कोई सा भी होगा ना, इवेंचुअली तो उसने नंबर में ही कन्वर्ट होना है। जैसे अभी सही हमने है। तस्वीरों को देखा, ये हमारे पास बने हम्म, बनाए नंबर में आ गए। हमारे ठीक पास है, वॉइस डाटा होगा, वो आवाज भी आपने नंबर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसकी ठीक है, भी, क्योंकि नेटवर्क तो जो है नंबर्स भी लेगा। ठीक है, सेंसर लेता है और सेंसर तो जो है वो न्यूमेरिक ही होते हैं। तो हर किस्म का डाटा जो है ना वो आपने कुछ भी तरह प्रोसेस करके आपने उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, ऑल राइट। और इमेजेस की फॉर्म में ज़्यादा, इमेजेस तो इमेजेस होंगी, इमेजेस तो हमारे पास CSV फॉर्म में नहीं हो सकती ना, या एक्सेल फॉर्म में नहीं हो सकती। वो PNG या JPEG में हो तो फर्क नहीं पड़ता आई थिंक। हाँ, वो कन्वर्ट हो जाती है आराम से। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है ना वो क्या है। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, सेंसर फ्लो से मॉडल्स को इंपोर्ट किया और लेयर्स को इंपोर्ट किया। ठीक है, देखो अब होता क्या है, पहले तो मैं बताऊं कि भाई ये क्या क्या सीन यहाँ पर होता है। हमने नेटवर्क पिछली दफ़ा ही बनाया था कि मैंने कहा था कि आपके पास जो है ये जो वर्टिकल सर्किल्स हैं, अच्छा ये ऐसे नहीं होते, जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये वर्टिकल सर्किल्स जो हैं ये आपके पास एक लेयर है। नाउ आई हैव ड्रॉन 2 लेयर्स। ठीक है, पहली लेयर के अंदर 4 नोड्स हैं, दूसरी लेयर के अंदर 5 नोड्स हैं, इस तरह तीसरी लेयर में बना रहा हूँ उसके अंदर 2 नोड्स हैं, और एक आखिरी लेयर बना रहा हूँ उसके अंदर एक नोड है। ठीक है,
तो ये आपके पास जो है इट्स अ लेयर, ये भी लेयर और ये भी लेयर, और इस डायरेक्शन में ये क्या होता है, ये होता है, इसको हम कहते हैं डेप्थ। तो ये हमारे पास क्या है, जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना हम कहेंगे नेटवर्क हमारा डीप है। और इस डायरेक्शन में ये हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ लेयर, लेयर का साइज क्या है, उसमें कितनी नोड्स हैं, या इसको न्यूरॉन्स की जबान में कहूँ तो कितने न्यूरॉन्स हैं और कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो मॉडल की क्लास इंपोर्ट की है और लेयर्स इंपोर्ट की है। अब क्या क्या काम किए, वहां पर कैरस लिखा हुआ है, जब फ्लो के साथ आ गया तो आप यहाँ यूज कैरस, तो कैसे इंपोर्ट मॉडल्स, इंपोर्ट लेयर्स, ये हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा सर कहीं कहीं आपकी आप, आवाज कट गई थी, दरमियान में आवाज ब्रेक हो गई अच्छा थी, प्लीज रिपीट कर दीजिए। दोबारा कहता हूँ कि हमने यहाँ दो चीजें जो है इंपोर्ट की, बुक, क्योंकि बुक कैरस वाली है इसलिए उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना कैरस लिया है, टेंसर फ्लो को यही यूज किया है। अब कैरस टेंसर फ्लो के साथ ही है, तो लिहाजा यू विल यूज टेंसर फ्लो डॉट कैरस। हर जगह पर जहाँ अगर बुक का कोड भी लिखेंगे कहीं कैरस लिखा हुआ है तो यू विल यूज टेंसर फ्लो डॉट कैरस। वहां से हमने मॉडल्स और लेयर्स जो है वो इंपोर्ट कर लिए। अच्छा, बाज जगहों पर ऐसा होगा कि आप यहाँ पर इंपोर्ट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल कर लें, तो ये सिक्वेंशियल आपको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आप पढ़ेंगे या कहीं ट्यूटोरियल देखेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज में मॉडल जो है वो बनाया गया है। तो होगा बहरहाल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही होगा। अब आपने क्या किया, एक मॉडल्स का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि मॉडल क्रिएट कर लिया। और ये कैसा मॉडल है, मॉडल की किस टाइप से बिलोंग करता है, सिक्वेंशियल टाइप से बिलोंग करता है। सिक्वेंशियल टाइप कौन सी होती है, यही टाइप होती है कि एक के बाद एक लेयर जो है वो सीक्वेंस के अंदर आ रही है। ठीक है, वन आफ्टर वन। ठीक है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल। ये सीक्वेंशियल मॉडल जो है वो हमने यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट किया। अब जब नेटवर्क क्रिएट किया है तो इट मीन्स कि हमने अभी नेटवर्क तो क्रिएट कर दिया है, कोई लेयर नहीं शामिल कर, जैसे यहाँ हमने 4 लेयर लगाई थी, अभी यहाँ लेयर अभी नहीं आई, तो अब लेयर लगाने के लिए क्या किया, हमने बोले नेटवर्क के अंदर ऐड करें, नेटवर्क के अंदर ऐड करें, क्या ऐड करें, अभी एक लेयर ऐड करें लेयर। बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि आपने एक ही बार ऐड का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर एक लिस्ट बना के एक लेयर, दो लेयर, पूरी लेयर्स की लिस्ट दे दी, तो वो सारी लेयर एक साथ लग जाएंगी। बार बार नेटवर्क डॉट ऐड नहीं करना पड़ेगा, आप यूं भी अभी ऐसे ही चला लें जैसा बुक को फॉलो करते हैं। तो अच्छा, क्या किया हमने कहा अभी ऐड करें, क्या ऐड करना है, लेयर ऐड करनी है। लेयर की कौन सी टाइप ऐड करनी है, डेंस टाइप ऐड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, नेटवर्क हमें पता है क्या होता है, लेयर हमें पता है क्या होता है, डेंस हमारे लिए नया वर्ड है। तो डेंस की जब हम बात करते हैं तो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ डेंस। डेंस, ये तस्वीर नजर आ रही है, देखिए डेंस लेयर की डेफिनेशन क्या है, डेंस क्यों कह रहे हैं, डेंस के अंदर ये लाजमी है कि एक नोड, एक न्यूरॉन अपनी सामने वाली लेयर, जो अपोजिट लेयर है, उसके हर लाजमी, जैसे इस वाले में देखेंगे वाला इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, लेकिन चौथे से कनेक्टेड नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह ये वाला जो है वो इन तीन से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं आ रहा। तो डेंस लेयर के अंदर ये लाजमी है कि भाई ये वाला जो न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा,
इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी connected। फिर इसी तरह ये न्यूरॉन जो है इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा। यानी हर न्यूरॉन जो है वो अपने सामने वाले हर न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड का मतलब क्या? याद है, कनेक्टेड मैंने बताया था कि हर लेयर के ऊपर क्या होते हैं, वेट जनरेट होते हैं। तो ये एजिस के ऊपर क्या होंगे, अभी हम सीखेंगे डिटेल जब जाएंगे वहां पर। तो ये बेसिकली ये एजेस जो है ये वेट्स की एजेस हैं। ये आपके पास डेंस नेटवर्क होगा। अगर एक भी जो है वो नहीं कनेक्ट हो रहा तो फिर वो डेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डेंस। अच्छा जी, हमने क्या किया, एक ऐसा डेंस लेयर ले लिया जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे, 512। यानी ये जो मैंने यहाँ बनाई है लेयर, ठीक है, यहाँ 4 न्यूरॉन है, लेकिन जो हमने लेयर सिलेक्ट करी है उसके अंदर कितने होंगे, 512, 512 न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो रेलू इस्तेमाल हुआ। अभी एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, पहले लेयर्स की कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन और ऑप्टिमाइजर्स की तरफ आएंगे। इनपुट शेप क्या होगी उसकी, इनपुट शेप जो है वो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 इनपुट शेप होगी। अच्छा, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 इनपुट शेप होने का मतलब क्या है कि 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कितने होते हैं, 784। हमारे पास जो शेप है इनपुट की, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि जब हमने यूं लिखा हुआ है तो भाई 28 मल्टीप्लाई बाय 28, आगे लगा हुआ कॉमा, ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये इसकी डायमेंशन क्या है। हाँ भाई, बेसिकली ये लिखा हुआ है 28 row and 28 columns, x and y axis. डायमेंशन पूछ रहा हूँ। ये क्या है, वेक्टर है, मैट्रिक्स है, क्या है? सर मेरा ख्याल है इसकी डायमेंशन जो है वो ओपन है, और जैसे जैसे लेयर ऐड होती रहेगी वैसे वैसे डायमेंशन बढ़ती जाएगी। वेक्टर है सर। अच्छा, जगह हमने नमपाई के अंदर शुरू में मैंने बताया था आपको कि जो अगर आपके पास टेंसर जो है 1 डायमेंशन होता है, ये मैंने बड़ा जोर देकर डिस्कस भी किया था कि हमारे पास हम 2 यूनिट के अंदर जो है ना वो टेंसर को पढ़ते हैं या उसको पढ़ते हैं। नमपाई में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर यूं करके एक नमपाई अरे बना हुआ है और मैं इसकी शेप निकालूं तो क्या शेप आएगी, किसी को याद है? वेक्टर है। शेप इसकी शेप आएगी 6 कॉमा, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये 6 डायमेंशनल वेक्टर कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताई थी, अगर मैं इसको टेंसर की टर्म में पढ़ूंगा तो इट विल बी 1D टेंसर। ठीक है, वेक्टर के केस के अंदर जितने उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो उसकी डायमेंशन कहलाते हैं।
लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी, फिर वेक्टर होगी, टेंसर नहीं होगी। ठीक है, अगर वेक्टर की टर्म में बात करूंगा तो इट विल बी कॉल्ड एज 6 डायमेंशनल वेक्टर, बट इन टर्म्स ऑफ टेंसर इट विल बी ट्रीटेड एज 1 डायमेंशनल टेंसर। तो ये आपके पास 784 का एक वेक्टर है, जो इनपुट शेप है वो क्या है, 784 का एक वेक्टर है। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ इतनी डिटेल में, समझे। हमारी जो इमेज है वो 28,28 की, 28,28 की, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल कितने हो गए भाई, 784। ये 2 डायमेंशन में है, कन्वर्टेड इनटू 1 डायमेंशनल टेंसर, यानी वेक्टर बन जाएगी। तो मैं अगर इसको ग्राफिकली बना दूं तो माइट भी ये कैसे हो जाएगा, ये लंबा सा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा होगा भाई, कितनी वैल्यूज होंगी, 784। कैसे बनेंगी ये, कि भाई ये बनेंगी कि भाई ये एक रॉ उठाई 28 की एक रॉ उठाई और उसको सीधा कर लिया, दूसरी रॉ उठाई उसको सीधा कर लिया। इस तरह जो है सारी रॉ लगाते रहेगा और उसकी डायमेंशन क्या हो गई, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन हो गया। अच्छा, मैं अगर आप कहेंगे तो फिर मैं यहाँ करके भी दिखाऊंगा कि जो हमने NumPy के अंदर, लाइक मैं यहाँ पर कह देता हूँ इम्पोर्ट NumPy as np डॉट, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इसको, सर आपकी वॉइस फिर कट रही है। अच्छा अभी आ रही है, सही अभी आ रही है। जी अब क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये एक NumPy एरे बनाया, और क्या हुआ है, इसको मैंने अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए डॉट शेप, मुझे इसकी शेप दो, क्या आ गई, 4, कैसी शेप आ रही, 4, क्योंकि ये इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। अगर इसके अंदर ज्यादा हो 5, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स बढ़ा दूं, अब मैंने 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, अब ये वेक्टर नहीं रहा, नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज रॉ एंड कॉलम। नाउ हमारे पास 3 2 5 कॉलम है बट 1 रॉ है, तो 1,5 जो है ना वो इसकी 2 डायमेंशनल शेप बन गई। ठीक है, ये मैंने NumPy में किया था। तो अब इसकी डायमेंशन भी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 डायमेंशन हो जाएगी। और पहले वाले केस में उसकी डायमेंशन भी जो है वो कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पर ए डॉट एंड डायमेंशन चेक करूँ तो इट विल से कि ये 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल टेंसर है, लेकिन वेक्टर डायमेंशनल 1 डायमेंशन आ गया। और अगर लगा तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, मैं हमारा जो 28/28 है वो ये आ गया 2 डायमेंशन। 28/28 जो है वो हम उसकी शेप को क्या कर लेंगे, वो हमारा वेक्टर की शक्ल में इनपुट जाएगा। ठीक है, यानी
मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 780 डॉट ये मैंने ए बनाया जिसकी हमारे पास या ठीक है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल 28x28 जो है ना रॉ कॉलम किया गया। अच्छा, हमने क्योंकि इसको वेक्टर बनाना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ए डॉट फ्लैटन लगा दें, रावेल लगा दें, याद होगा आपको रावेल फ्लैटन रीशेप। तो फर्क क्या होता, अभी कोई जो है वो ये आपके पास अब 1 डायमेंशन बन गया, देखो ठीक है, वो 2D था, अब ये 1 डायमेंशन आ रहा है, 1 ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। और मैं इसकी अब अगर शेप चेक करूं तो वो 2D से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये सेवन 84, ठीक है। अब ये वही शेप आ गई, अब आपको समझ में आ गई होगी कि जब वो वहां पर हम इनपुट शेप 784 कॉमा कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसने पूरी इमेज को क्या कर दिया भाई, फ्लैट कर दिया। इस एक बात को समझाने के लिए मैंने ये 10-15 मिनट लगाए कि वो पूरी इमेज जो है वो हमारे पास क्या होगी, फ्लैट होके सीधी होके आएगी। जो बात मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा था कि इसने पूरी इमेज को क्या कर दिया, 784 का वेक्टर बना दिया, 28 28 28 एक एक लाइन उठा के उसने सीधी रॉ में लगा दी। दैट्स द इनपुट शेप के ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई होकर एक बनेगा, कॉमा नहीं है, 28 कॉमा 20 नहीं पढ़ेंगे, रॉ कॉलम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इट्स 28 मल्टीप्लाई 28 784 इसलिए लिखा है ऐसे कि ताकि आपको पता चल जाए कि वो सारे रॉ और कॉलम जो है मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गए। अच्छा भाई, उसके बाद एक लेयर और लगाई और यही आखिरी लेयर जिसके अंदर 10 जो है हमारे पास न्यूरॉन है, और वहाँ पर भी एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है सॉफ्ट में। अभी एक्टिवेशन को हमने डिस्कस नहीं किया, तो अब आप अभी इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारी इनपुट शेप होगी, यानी इनपुट लेयर भी ये इनपुट शेप होगी। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नेटवर्क है वो कैसा डिज़ाइन हुआ है। मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि ये हमारी पहली लेयर है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स की तादाद कितनी है भाई, 784 है, यानी 784 न्यूरॉन्स है। ये आगे कितनों से कनेक्ट होंगे, एक ऐसी लेयर से कनेक्ट होंगे कि जिसके अंदर न्यूरॉन्स की तादाद 512, और उसके बाद एक लेयर आगे और लगी हुई है जो एक ये लेयर है 512 की, एक इनपुट शेप की लेयर है, और एक ये आखिरी लेयर यहाँ लगाई हुई। वो कुछ इस तरह से है कि हमारा इनपुट, ये एक लेयर है इनपुट लेयर, ठीक है, जिसमें 784 पिक्सल्स हैं, तो हर पिक्सल के लिए एक न्यूरॉन होगा, ठीक है, हर पिक्सल के लिए एक न्यूरॉन होगा। इसलिए यहाँ पर कितने होंगे, 784 न्यूरॉन्स जो है वो बने हुए होंगे लाइन से। और आगे अगली लेयर हमने बनाई है, उसके हमने कहा 512 रखना, तो यहाँ पर ये 512 न्यूरॉन्स जो हैं वो होंगे। अगली लेयर के अंदर हमने कहा है और कि भाई ये डेंस है, इसका मतलब है ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लेयर एक 1 हो दूसरे या से, लेयर 2 हो। हाँ, सब एक नहीं, एक लेयर अपने सामने वाली से डेंसली कनेक्टेड होगी, क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर निकालूं 1 कोई और 2 डेंस आपस में नेटवर्क, जुड़े होंगे और 2 और हाँ 3 आपस में जुड़े होंगे।
लाइक दिस, ये इमेज देखें, ठीक है ना, ये डेंस है। तो ये इनपुट लेयर हो गई, आपके पास दरमियान वाली जो है वो हिडन लेयर हो गई और आखिर वाली आउटपुट लेयर हो गई। अब ये अलग सवाल है कि भाई ये 512 क्यों रखे हैं, ये 10 क्यों रखे हैं, ये अभी अलग बहस है। क्या हमेशा ही इतने रखेंगे? जब इसके ऊपर आएंगे तो हम उसको देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, नेटवर्क बन गया, द एल्गोरिथम डूइंग गुड जॉब। यानी क्या क्या चीजें हैं ये एक्यूरेसी जो है वो आपको रिजल्ट बताती है कि आपने कितने में से कितने जवाब जो है वो सही दिए हैं, कितने गलत किए हैं। ऑप्टिमाइजर तो मैंने समझाया था, ये बैक प्रोपगेशन लगाता है। तो ये हम सीखेंगे सारा ऑप्टिमाइजर कैसे काम करता है। लॉस जो है वो क्या करता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस निकालता है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर फंक्शन। कौन सा ऑप्टिमाइजर कब यूज करना है ये हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ लिस्ट ऑफ लॉस फंक्शन, कौन सा लॉस फंक्शन कब इस्तेमाल होगा। मैट्रिक्स जो है वो कौन सी कब इस्तेमाल होती है, ये सारी डिस्कस वाली चीजें हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन, दैट इज रैली। अच्छा, इसके भी हमारे पास जो है ना बहुत सारे जो है वो फंक्शंस जो है वो मौजूद हैं, केरस एक्टिवेशन फंक्शन, यू विल फाइंड अ लिस्ट, ठीक है। जी, तो रेलू हमने इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। उसके अलावा रेलू है, सिग्मोइड है, सॉफ्टमैक्स है, सॉफ्टमैक्स, रेलू है, पीलू है, सॉफ्ट प्लस, सॉफ्ट साइन, ये मुख्तलिफ जो है ना ऑप्टिमाइजर फंक्शंस हैं, लेकिन सबका काम ऑप्टिमाइज करना ही। सॉरी, ये ऑप्टिमाइजर, हाँ। अच्छा, अब क्या है कि हमारा मसला ये नहीं है कि एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉरी, कि कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद हैं, किस वक्त कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करना है। अच्छा, सारे एक्टिवेशन फंक्शन का मुद्दा एक ही है, वो मुद्दा क्या है वो मैं बताता हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, पहले वो डेफिनेशन आपको बताऊँ, फिर ताकि बात सुनेंगे कि भाई वो डेफिनेशन क्या है कि भाई एक्टिवेशन फंक्शन ठीक है क्या करता है, कन्वर्ट linearity into नॉन linearity। तो ये बड़ा ही मैथमेटिकल हो गया। एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या है कि वो लिनियरिटी को नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये क्या बात है, ये भी फौरन समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने की कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जो है ना वो यूं है, ठीक है। ये एट एवरी स्पॉट जो है ना वो क्या है, लीनियर है, यूं भी लीनियर है, यूं भी लीनियर है, यूं भी लीनियर है। यानी अगर मैं बात करूं ये यूं चल रहा है, ये भी लीनियर है, यूं भी लीनियर है, यूं भी लीनियर है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, इस ग्राफ को यूं समझ लें कि वो ऐसे नॉन लीनियर बना देता है, यानी इस लाइन को लीनियर से नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। इसका फायदा क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, ये समझ में थोड़ा आराम से आएगा कि इसके फवायद क्या हैं लीनियरिटी से नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट करने में। अभी जब
उसकी डिटेल पे आएंगे तो फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली बात जो है वो समझ में आ जाए कि लीनियरिटी से नॉन लीनियरिटी में जाने का क्या फ़ायदा है या ये क्यों किया गया है बेसिकली। और मज़े की बात ये है कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसने जो है बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग के रिजल्ट जो है उसको इम्प्रूव किया है। तो ये भी एक्टिवेशन फंक्शन यही काम करता है, रेलू भी, ये भी एक्टिवेशन फंक्शन, सॉफ्टमैक्स जो है वो भी लिनियरिटी को नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट करता है। थोड़ा बहुत इनके ऑपरेशन का जो है वो फर्क होगा। अच्छा, ये करता कैसे है बेसिकली, रेलू जो है उसके पास जो वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है उसको ज़ीरो कर देता है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है उसको वो एज इट इज आगे जाने देता है। अब ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, आगे जाने देता है, इसको समझते हैं। अब हमें जो है वो ज़रा ब्रॉड उससे देखना पड़ेगा। देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है, मेरे पास एक डाटा है, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ अपनी तरफ से। किसी की एज है, किसी का जेंडर है, ठीक है, और किसी की जो है ना, मैं कह रहा हूँ भाई उसको उसका वर्क स्टाइल कैसा है, वो एक्सरसाइज कितनी करता है, वॉक वगैरह कितनी करता है, और उसका स्टाइल कैसा है। अच्छा, और आखिर में हम उसको कह रहे हैं कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, ये मैंने कहा अभी एज जो है ना वो 55 है, जेंडर जो है ना मेल है, मेल के लिए 1 कह रहा हूँ, फीमेल के लिए 0 कह रहा हूँ। वर्क स्टाइल, क्योंकि सारा डाटा क्योंकि न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए मैं न्यूमेरिक लिख रहा हूँ। मैंने फॉर कैटेगरी बना ली है कि भाई बहुत ज़्यादा लेबर वर्क है, मैक्सिमम 5 है, एक्सरसाइज करता है 1 करता है, नहीं करता 0, फूड स्टाइल जंकी है या देसी है 1 0 कर लिया, उसको डायबिटीज़ है या नहीं, उन्होंने कहा अभी 0 नहीं है। ये हमारा डाटा है। अब ये नेटवर्क में कैसे जाएगा, देखिए कितना डाटा है हमारे पास, 2 1 2 3 4 5 5 तो वैल्यूज हैं और छठी हमारे पास हमारा टारगेट वैल्यू है कि हमें बताना है डायबिटीज है। तो बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ पर इनपुट 5 इनपुट जाएंगे नेटवर्क, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आगे मेरी मर्जी, मैंने अपना नेटवर्क कितना डीप बनाया हुआ, कितने नोट लगाए हुए, इट्स माय चॉइस। और आखिर में मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है कि डायबिटीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर नोड के ऊपर ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, चलेगी। यहाँ पर ये इनपुट वैल्यू है, फिर यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे। अच्छा, डायबिटीज़ वाली जो है फूड स्टाइल, डायबिटीज़ वाली क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू तो वो हम इनपुट में नहीं देंगे, वो लेवल में देंगे। अब होता क्या, जब ये वैल्यू, समझिएगा ज़रा, ये इस वाले न्यूरॉन के पास, इस वाले न्यूरॉन के पास हर जगह से वैल्यू आएगी, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, समझिएगा ज़रा। और हर एज के ऊपर एक वेट जनरेट हो रहा है, ठीक है। हर एज के ऊपर एक कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं फर्जी ले रहा हूँ 2 1 3 -1 4, एक वेट जनरेट होता है, ठीक है। ये सारे वेट जो हैं, यहाँ जो इक्वेशन बनती है ना वो ये बनती है कि भाई
ऑफ ऑल वेट्स, ठीक है, यानी मैं इसको यूं लिख देता हूँ। क्या होता है जी, वेट जो है वो इनपुट से मल्टीप्लाई होता है। आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन शुरू में पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है। जाता हूँ मैं ले आता हूँ मैं जाके, बस हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। कि x आपका इनपुट है, यहाँ हमारे पास इनपुट कितना है अभी 55। वेट जो है वो कौन जनरेट कर रहा है, यानी w यानी m जो है वो लेयर जनरेट कर रही है 2 प्लस, अच्छा क्योंकि बहुत सारे वेट्स आ रहे हैं तो वी कैन से, अब हमारे पास क्या होगा 55 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ये सारे क्या हो गए, ऐड हो गए, जो भी वैल्यू आएगी। और इसके बाद आखिर में ये बायस जो है वो ऐड होगा। ये बायस कुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, कुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, प्लस जो भी वैल्यू जनरेट हो जाए। तो अब फॉर एग्जांपल एक नंबर यहाँ जनरेट हुआ और वो नंबर मुझे नहीं पता इसका सम अप क्या आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ फर्जी तौर पे। फॉर एग्जांपल वो आ गया नंबर 23। ये 23 अब आगे कनेक्टेड होगा हर एक नंबर से, लेकिन ये कनेक्टेड होने से पहले यहाँ पर अप्लाई होगा एक्टिवेशन फंक्शन रेलू जो हमने लेयर में लगाया हुआ है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यहाँ अप्लाई होगा अगली लेयर में वैल्यू को ट्रांसफर करने से पहले एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। अब ये 23 पॉजिटिव है तो ये रेलू क्या करता है, पॉजिटिव को तो वैसे ही जाने देता है, लेकिन अगर इसी तरह यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई -4 आ गई तो ये वहां जाने से पहले क्या करेगा, ट्रांसफर करने से पहले इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, 0 के अंदर। फिर यहाँ वेट जनरेट होगा और फिर ये आगे भेजेगा। फिर इसी तरह यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो वो आगे जाएगी, ट्रांसफर होगी वेट के अंदर जो है, मल्टीप्लाई होके एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि लीनियर है तो इसलिए हमारे पास जो ये लीनियर शेप बनती है लाइक दिस। जब हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो लीनियर से चेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन ये प्रोसेस तो आपको समझ में आया होगा कि भाई ये कैसे नए नए वेट्स आएंगे और वो वेट जो है ना इनपुट से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बहुत सारे इनपुट और बहुत सारे डब्ल्यूज आ रहे हैं, सारे जमा होंगे और आखिर में एक बायस जनरेट होगा। तो हर नोड के ऊपर एक बायस आएगा, B1 B2 B3 हर नोड के ऊपर एक बायस आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई।